हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। अब हम लोग बस एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर और निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। मतलब जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा उस केस में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की भी इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं तो बाइसेक्टर की इक्वेशन भी कंबाइंड फॉर्म में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल जैसे मान लो कि अपने पास दो लाइंस हैं, तो एक काम करते हैं, दो लाइंस यानी कि y इज इक्वल्स टू m1x और y इज इक्वल्स टू m2x वो बना लेते हैं। तो सपोज कर लो ये पहली लाइन होगी और सपोज कर लो ये दूसरी लाइन होगी। ठीक, तो ये पहली लाइन है y इज इक्वल्स टू m1x और ये दूसरी लाइन है y इज इक्वल्स टू m2x। ठीक, अब इनका जो बाइसेक्टर कंबाइंड इक्वेशन निकालनी, तो जैसे मान लो हम लोग ने एक बाइसेक्टर बना लिया, तो भाई बाइसेक्टर भी जब लाइंस ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करें तो बाइसेक्टर भी ओरिजिन से ही पास होंगे। ठीक है, तो उनमें से एक बाइसेक्टर बना लिया, बस इसी की हेल्प से अपने पास कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ये बाइसेक्टर सेटिस्फाई करेगा एंगल्स के रेफरेंस में वो दूसरा वाला बाइसेक्टर भी करेगा। तो जैसे मान लो कि हम लोग ने बोला कि ये जो सबसे पहली हम लोग ने लाइन बनाई है इसका इंक्लिनेशन है θ1, सपोज कर लो। ठीक, फिर जो हम लोग ने ये दूसरी लाइन बनाई है इसका इंक्लिनेशन है θ2, और ये जो बाइसेक्टर है इसका इंक्लिनेशन कुछ बना लेते हैं, मान लो इसका नाम दे देते हैं अल्फा। ठीक, अब जरा ये वाला एंगल देखो कितने होंगे, ये एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल होगा मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा है अपने को, अल्फा माइनस θ1। और अगर कोई हम लोग से पूछे ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो देखो ये पूरा θ2 है, उसमें अल्फा हटा दे तो ये है θ2 माइनस अल्फा। अब चूंकि ये येलो लाइन जो है ये बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी कि कौन कौन बराबर होगा, बराबर होंगे अपने पास θ2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस θ1। ठीक, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। ठीक, यहां तक सही। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि दोनों साइड tan ले लिया। ठीक, तो tan ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू tan θ2 माइनस θ1। बस अभी अपॉन की तो जरूरत है नहीं, चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, मतलब tan के फॉर्मूले ओपन करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan² अल्फा। ठीक, और ये मेरे ख्याल से प्लस होगा यहाँ पर ना, तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। ठीक, प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास tan θ1 प्लस θ2, tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। अब अगर सोचो तो अगर ये लाइन है y इज इक्वल्स टू m1x, तो इसका मतलब m1 क्या होगा, m1 tan θ1 के ही तो बराबर होगा, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन θ1, और ऐसे ही m2 जो होगा वो tan θ2 के बराबर होगा। ठीक, और ये जो येलो लाइन है यानी कि बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या बाइसेक्टर की इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ये बाइसेक्टर का स्लोप हो गया x, तो यहां से अगर देखो तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan अल्फा की वैल्यू आ रही है y बाई एक्स। तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो क्या आ जाएगी अपने पास इक्वेशन, तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी tan अल्फा की जगह रख दिया y बाई एक्स, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अब देखो क्वाड्रेटिक आ गई है, तो अपने आप वो दूसरे बाइसेक्टर को भी उसने अकाउंट में ले लिया है। tan θ1 की जगह m1, tan θ2 की जगह m2, और यहाँ पर 1 माइनस m1 इंटू m2। अब m1 प्लस m2 हमें इस इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के लिए अपने को m1 प्लस m2 पता है कितना होता है, -2h/b, और m1 m2 कितना होता है, a/b। तो इस तरीके से लिख लिया, तो ये आ गया 2xy अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और यही आएगा ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, इस एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा, बचा वाला ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा -2h बी माइनस ए, यानी कि 2h ए माइनस बी। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में याद रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा बस, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक। तो ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर यहां पर तुम देखो तो हमें पता है कि दो बाइसेक्टर जो होते हैं, है ना, वो आपस में परपेंडिकुलर होता है ना, किन्हीं भी दो लाइंस के जो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आई है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/a-b, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1/a-b, तो सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो देखो जो बाइसेक्टर की कंबाइंड इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 है, यानी कि बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर वो होने भी चाहिए थे, तो वेरीफाई भी हो गया। तो इस फॉर्मेट में हम लोग इस बाइसेक्टर की इक्वेशन को याद रखेंगे, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय दिस, ठीक। उसका देखो एक ये पॉइंट है कि two pair of lines are said to be equally inclined to each other if they have common angle bisector, है ना। तो पहले तो तुम इस पॉइंट को अपने दिमाग में रख लो कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, फिर इसका मतलब समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना हो कि दो पेयर ऑफ लाइंस दे दी और बोला प्रूव करो कि भाई ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो तुम बस क्या दिखा दो कि दोनों पेयर ऑफ लाइंस के करस्पॉन्डिंग जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आएगी वो सेम आएगी, ठीक। ये तो पहली बात है, ये दिखा देंगे। अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है और क्यों उनके बाइसेक्टर सेम होंगे, तो वो हम लोग जरा पीछे चल के समझ लेते हैं। तो सपोज कर लो कि मैंने क्या किया, मैंने दो लाइंस बनाए। तो पहले तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब देखो, जैसे मान लो ये पहला लाइन पेयर है, ठीक। और सपोज कर लो कि दूसरा लाइन पेयर भी बना लेते हैं, है ना, ओरिजिन से सबको पास करवा देते हैं फिलहाल। तो ये कुछ दूसरा लाइन पेयर है सपोज कर लो, या थोड़ा सा इसको बेटर बनाते हैं, इक्वली इंक्लाइंड जैसे दिखे, है ना, ये दूसरा लाइन पेयर है। देखो इक्वली इंक्लाइंड का बेसिकली मतलब क्या है कि ये वाला एंगल सेम होगा, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये तो सिचुएशन हो गई इक्वली इंक्लाइंड की, है ना। तो इक्वली इंक्लाइंड के जो स्टेटमेंट में लिखा हो उसका मतलब ये है, ठीक। अब बात आती है कि ये कैसे दिखाएं कि भाई दोनों का जो बाइसेक्टर होगा वो सेम होगा। तो वो देखो ऐसे दिखा सकते हो। तो हम मैंने क्या किया कि मैंने जो ब्लू वाली लाइन है इनका एक बाइसेक्टर बनाया। तो इनका एक बाइसेक्टर मान लो, ये डॉटेड लाइन जो है ये ब्लू वाली लाइन का बाइसेक्टर है। अब अगर ये ब्लू वाली लाइन का बाइसेक्टर है तो ये जो डॉटेड लाइन है ये दोनों ब्लू लाइन से सेम एंगल बनाएगी। तो देखो ये एंगल अल्फा होगा और ये भी एंगल अल्फा होगा। तो अब अगर तुम गौर कर पा रहे हो तो मैंने बाइसेक्टर तो किसका बनाया था, ब्लू वाली लाइन का। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये येलो वाली लाइन के लिए भी बाइसेक्टर का ही काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा, और ये भी एंगल कितना है, अल्फा प्लस थीटा, यानी कि येलो वाले लाइन पेयर से भी बराबर एंगल बना रही है। और ऐसा क्यों पाया, क्योंकि ये भी थीटा था और ये भी थीटा था, यानी कि दो लाइन पेयर आपस में इक्वली इंक्लाइंड थे। तो दोनों का बाइसेक्टर देखो सेम आ गया। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना हो कि भाई ये दो लाइन पेयर जो है ये इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर है, तो उसका मतलब ये होता है। और आपको सिंपली क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आप दोनों के कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालो, वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, ठीक। चलो, तो अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंसीडर द इक्वेशन दिस, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो देखो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन पढ़ते ही होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तुरंत आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि दो लाइंस आएंगी, एक आएगी y इज इक्वल्स टू m1x और दूसरी आएगी y इज इक्वल्स टू m2x, ठीक। अब हमें बस m1 m2 पता करने हैं। तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए तुम एक काम ये कर सकते हो कि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दो, अगर तुम्हें दिख पा रहा हो, है ना। तो जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है।
तो अगर हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लेना बहुत बढ़िया। तो देखो 6 वन जा 6, तो 5 को किस में ब्रेक कर दे, 3 और 2 में, तो क्या आ जाएगा 6x² प्लस 3xy प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहां से हम लोग ने क्या किया, कितना कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच रहा है 2x प्लस वाई, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच रहा है 2x प्लस वाई। तो एक तो तरीका यही हो गया कि देखो फैक्टराइज होके दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन अपने को मिल गई, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल्स टू माइनस 3x और एक मिल गई y इज इक्वल्स टू माइनस 2x, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग वो लगा सकते हैं कि हम लोग ने क्या किया कि ये इक्वेशन अपने को दी हुई थी, तो हम लोग ने x² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x² से जब डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, बात वही है घूम फिर के, ना चाहे जैसे करो, 5y बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और y बाई एक्स में जो इक्वेशन बनती है उसके रूट्स क्या होते हैं, इन लाइंस के स्लोप। तो y बाई एक्स को m बोल दे तो m² प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, दूसरे मेथड से देख रहे हैं। तो ये भी देखो वही फैक्टराइजेशन होगा, इसमें भी 3 और 2 में, तो ये फैक्टराइज होकर क्या आ जाएगा m+2 और m+3। तो यहां से m की अपने को दो वैल्यू क्या मिल जाएंगी, m की एक वैल्यू मिल जाएगी -2 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी -3। तो बस इनको उठा के यहाँ पर रख दोगे तो वही दो लाइंस मिल जाएंगी। जैसे जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से भी, या फिर x² से डिवाइड करके m में इक्वेशन बना लो, उससे रूट्स निकालो ना। तो इन शॉर्ट फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। वैसे एक तीसरा तरीका भी है, आप ये भी कर सकते हो कि इसको मान लो कि ये x में क्वाड्रेटिक है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, तो उससे भी आ जाएगा, है ना। कि जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो, तो a का काम कर रहा है 6, b का काम कर रहा है 5y और c का काम कर रहा है y²। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, -b यानी कि -5y प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो b² बोले तो 25y² माइनस 4ac यानी कि माइनस का 24y² अपॉन फिर कितना आता है नीचे, नीचे आता है 2a यानी कि 12। तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5y, ये y² आएगा। वैसे तो मॉड y आएगा लेकिन प्लस माइनस है तो अल्टीमेटली प्लस माइनस y आएगा, +12। तो एक बार प्लस साइन लोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, एक बार माइनस साइन लोगे तो दूसरी इक्वेशन मिल जानी चाहिए अपने को ना। तो वो अब आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से तीन तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन पेयर, है ना। तो मतलब गिवन लाइन पेयर के परपेंडिकुलर ओरिजिन से इन्हें भी पास होना, यानी कि ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आएगी। तो देखो एक तरीका तो ये है कि अपने पास दो लाइंस क्या आई हैं, अपने पास दो लाइंस आई हैं y इज इक्वल्स टू -3x और y इज इक्वल्स टू -2x। ठीक, तो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन लिख लें। तो इसका स्लोप है -3, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 m2 बराबर -1 होता है, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप होगा 1/3 और वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक लाइन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 1/3x और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी वो कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 1/2x। कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग वही कर सकते हैं कि एक साइड 0 बना ले, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 0। तो यहां से अपने को मिल जाएगा x माइनस 3y, दोनों लाइंस के हम लोग ने परपेंडिकुलर लाइंस की सेपरेट इक्वेशन निकाल ली, कंबाइंड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट ओपन कर ले। एक काम तो ये भी कर सकते हैं, है ना। अब मान लो किसी और पॉइंट से पास हो रही होती तो स्लोप तो वही 1/3 और 1/2 रहता, और फिर किसी और पॉइंट से पास करी तो इस तरीके से निकाल लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 1/3 x माइनस x1, और ऐसे दूसरी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेकिन चूंकि लाइंस पेयर जो हमें दूसरा निकालना है जो गिवन लाइन पेयर के परपेंडिकुलर है,
वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम एक और काम भी कर सकते थे थोड़ा, जिससे अपना काम जल्दी हो जाता। हम लोग पहले वही करते कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते, और तो वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनती। वो कैसे बनती? वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 5y/x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये इक्वेशन बनती। अब हमें पता है कि जो y/x में इक्वेशन बनती है उसके रूट स्लोप होते हैं, तो इसका जो रूट होगा वो m1 और m2 होंगे, यानी कि -3 और -2 होंगे। तो अगर तुम्हें इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो y/x, मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन पे चाहिए, तो y/x को किससे रिप्लेस कर दो? -x/y से। क्यों? क्योंकि अगर y/x m है तो -x/y क्या हो जाएगा? -1/m। तो अपने आप क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन पेयर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सेपरेट इक्वेशन निकाल के मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच जाएंगे। तो और ये कब कर पाएंगे? जब ओरिजिन से पास हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और हमें रिक्वायर्ड को भी ओरिजिन से ही पास करना है। तो y/x में इक्वेशन बनाए और y/x को -x/y से रिप्लेस करना है, तो क्या आ जाएगा? अपने आप जो इसको ओपन करने से इक्वेशन आएगी वो वही आएगी जो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं। -x/y का होल स्क्वायर -5x/y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन आ गई फाइनली एक्स स्क्वायर -5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके देख लो, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात सभी को क्लियर होगी। ठीक, चलो, फाइंड द कंडीशन इफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस बिलोंगिंग टू द इक्वेशन दिस इज 1। तो सबसे पहले तो आप जरा इस इक्वेशन को गौर करो। तो क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है? तो बिल्कुल है। तो अब अगर ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स और वाई में डिग्री 3 की, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर ये 3 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगी, तो उनका स्लोप हम लोग कुछ बोल देते हैं m1 m2 m3। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये कंडीशन निकालनी है जब किन्हीं दो स्लोप का सम 1 होगा। तो m1 प्लस m2 मान लिया हम लोग ने 1 है। ठीक, अब इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग m1 m2 m3 को कैसे पिक्चर में ला सकते हैं? कई बार हम लोग इनफाइनाइट बार बोल चुके हैं इनफैक्ट, कि क्या करेंगे, एक्स क्यूब से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, और एक्स क्यूब से डिवाइड करने के बाद चलो एक बार लिख लेते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। डी वाई बाई एक्स का होल क्यूब प्लस सी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो y बाई एक्स में क्यूबिक बनी है इसके रूट्स क्या होंगे? m1 m2 m3, है ना, यही हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो चलो इसको ऐसे बोल देते हैं, डी एम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स है अपने पास m1 m2 m3। अब क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स लिखना हर बच्चे को आना चाहिए। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा? अच्छा, कभी भी ऐसी इक्वेशंस दी हो, कंडीशन लानी है, तो मतलब इन कोफिशिएंट में हमें कंडीशन लानी है ना, हमें जो कंडीशन लानी है वो ए बी सी डी में लानी है ना। तो ये जो m वगैरह है इसको हटाना है कंडीशन लाते वक्त। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा क्यूबिक के लिए? सोचो अपने दिमाग में क्या हो जाएगा। -c/d। अब m1 प्लस m2 अपने को 1 दे रखा है, तो m1 प्लस m2 की जगह 1 रख दिया, तो m3 आ गया -c/d। तो यहां से m3 की वैल्यू कितनी आ गई? देखो, m3 की वैल्यू आ गई -c/d -1, बोले तो माइनस का c+d/d। अब देखो कंडीशन कैसे आएगी वो आगे हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लेंगे। m3 इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे तुम m3 की वैल्यू रखोगे इस इक्वेशन में, है ना, मतलब m की जगह m3 की वैल्यू रख दोगे क्योंकि रूट है, सेटिस्फाई करेगा, तो आपको कोफिशिएंट में अपने आप कंडीशन मिल जाएगी ना, तो उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। मेनली वही हम लोग इसमें यूज करना चाह रहे थे कि ये पहली बात तो होमोजेनियस इक्वेशन थी, तो 3 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और फिर y बाई एक्स में जो क्यूबिक बनी उसके रूट्स m1 m2 m3 थे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, m की जगह m3 रख दो, कोई भी रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और m3 की ये वैल्यू c+d/d रख देना, तो कोफिशिएंट्स में अपने आप अपने को कंडीशन मिल जाएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से सभी को ये बात क्लियर होगी। चलो, उसके बाद ये एक सिंपल सा क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर वेयर दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो लाइन्स परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन हम लोग ने क्या देखी थी लास्ट लेक्चर में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ये प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को हम लोग ने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, या फिर हम लोग ने बोला था ए प्लस बी जीरो होना चाहिए। तो वैसे याद रखो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन लगा दी, तो यहां से कितना आ गया, बॉक्स ऑफ 3a बराबर ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 3, उधर जाके प्लस का 3। अब ये सभी को पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 3 के बराबर है तो x कहां से कहां होता है, x 3 से 4 के बीच में होता है। तो अब की x का काम 3a कर रहा है, तो यानी कि 3a को क्या होना पड़ेगा, 3a को 3 से 4 के बीच में होना पड़ेगा। तो बस 3a 3 से 4 के बीच में होगा, तो a की रेंज क्या आ गई, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो a की रेंज आ गई 1 से 4/3। ठीक, 1 से 4/3। क्लियर। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। चलो, if the slope of one of the lines represented by this be the nth power of other then prove that this। ठीक, तो ये अपने को प्रूव करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी एक स्लोप अगर m है, मतलब एक लाइन की स्लोप m है, तो दूसरी लाइन की स्लोप जो है वो m की पावर n है, और हमें ये फिर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि सम ऑफ स्लोप कितना होता है, यानी कि m प्लस m की पावर n, m1 प्लस m2 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना होता है, -2h/b होता है। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होता है, m1 इंटू m2, वो होता है a/b। तो m इंटू m की पावर n आ गया a/b। तो यहां से आ गया m की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a/b। तो m की वैल्यू आ गई, पावर उधर जाके पावर में रहेगी लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता, सभी को पता होगा। तो ये आ जाएगा m की वैल्यू आ गई a/b की पावर 1/n+1। ठीक, तो इस m की वैल्यू को, क्योंकि हमें जो कंडीशन आनी है इसमें m नहीं, तो इस m की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि m इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन में भी रख सकते हो ना, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं। तो चलो, m की जगह रखा, तो m की जगह रखने से ये आ जाएगा अपने पास कुछ इस तरीके से कि a/b की पावर 1/n+1 प्लस m की पावर n में रखोगे तो आ जाएगा a/b की पावर n/n+1, और ये आ जाएगा -2h/b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, प्लस का 2h चाहिए, तो एक काम करेंगे हम लोग, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस के 2h को राइट साइड ले आएंगे, तो प्लस का 2h तो आ जाएगा अपने पास। तो चलो, b को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो तुम्हें b यहाँ पर दिखेगा। अब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लिया, तो 1/n+1 डिवाइडेड बाई b की पावर 1/n+1 प्लस b इंटू a की पावर n/n+1 और b की पावर n/n+1। ये तो b आ गया, और इधर माइनस का 2h, इधर आके प्लस का 2h बराबर 0। अब आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट्स में डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो, a की पावर तो यही रहेगी 1/n+1, b की ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/n+1 है, तो b की नेट पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/n+1। यहाँ पर b की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस n/n+1, और a की तो वही रहेगी n/n+1 प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये आ गया a की पावर 1/n+1 इंटू n+1 -1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n/n+1 प्लस b n+1 माइनस n, तो n से n कैंसिल हो गया, तो 1/n+1 इंटू a की पावर n/n+1 प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। तो बस अब वही चीज लिखी हुई है, 1/n+1 को बाहर लाके लिख दो तो वही चीज आ जाएगी जो प्रूफ करनी है। ये क्या आ जाएगा, देखो, a b की पावर n, 1/n+1 दोनों के पास था तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया,
और ऐसे ही a की पावर n इंटू बी 1/n+1 प्लस 2h बराबर 0 है। तो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन कई लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी किया होगा ना, कि एक रूट दूसरे रूट का nth पावर है, तो इसी टाइप की कुछ कंडीशन प्रूव करनी होती थी, है ना। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन की कैलकुलेशन सभी को एकदम क्लियर होगी। चल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। दो लाइन यहाँ पर है और तीसरी लाइन ये है, तो ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर वर्टेक्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स अपने को पता होते हैं, तो वो होता है हाफ मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक, तो बस हमें वही वर्टेक्स निकालना है। तो ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन होगा। ठीक, तो x1 y1 तो काइंड ऑफ अपने को पता चल गया कि 0,0 है ना, क्योंकि दो तीन में से दो लाइंस जो है वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर अब ये जो दो लाइंस हैं, इनका y इक्वल्स टू 9 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेपरेट इक्वेशन मत निकालना, सीधे यहाँ पर y बराबर 9 रख दो, तो दोनों लाइंस के लिए x कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने आप। तो y बराबर 9 रखने से कितना आ रहा है, 18 इंटू एक्स का स्क्वायर, या इंटू क्या लिखें, 18x² माइनस y की जगह 9 रखा तो 81x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। तो 9 कॉमन लेके ऐसा करते हैं कि हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस का 9x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको 6 और 3 में ब्रेक कर लेते हैं। तो 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस का 3x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो कहने का मतलब क्या है कि फिर अपने पास अब x2 y2 भी आ चुके हैं। तो x2 y2 में y कोऑर्डिनेट तो y2 मतलब दोनों के लिए 9 रहेगा, तो ये 3,9 हो गया, और x3 y3 जो हो गया वो हो गया 3/2,9। तो अब अपने को ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, 0,0 3,9 3/2,9। तो बस सबको यहाँ पर रख के एरिया निकाल लेते। तो एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 0,0,1। इसी के बोर्ड एक्सपेंड कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट 0 है। फिर 391 और लास्ट में आ जाएगा अपने पास 3/2,9,1। चलो, तो रो 1 के बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो पहले दो वाले तो 0 ही हो जाएंगे, और फिर थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, 1 और ब्रैकेट के अंदर दिस इंटू दिस, यानी कि 9 3 27 माइनस 27/2। ठीक, तो और अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर पॉजिटिव ही लिखा हुआ है ना। तो रो 1 के बाद एक्सपेंड किया ना, तो ये 0 ये 0 1, फिर 9 इंटू 3 9 इंटू 3/2। तो यह आ जाएगा 27/2, और एक 2 बाहर है, तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया, 27/2 यूनिट स्क्वायर। तो जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं जेई मेन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन और फिर एक फॉर्मूला लगा के आंसर। तो 27/4 यूनिट स्क्वायर अपना आंसर हो गया। ठीक, फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइन दिस। तो हम लोग ने पढ़ा है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0 के लिए जो बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू xy/h। तो बस a b और h की वैल्यू रख देते हैं। तो x² माइनस y² अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 11 इज इक्वल्स टू xy अपॉन, देखो कंपेयर करोगे तो 2h 24 है, तो h कितना आ गया 12 आ गया। तो बस इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लो। तो 12x² माइनस का 7 आएगा, उधर जाएगा, तो माइनस का 7xy, इधर आके प्लस का 7xy हो जाएगा, और माइनस का 12y² इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइंस। ठीक, चलो, उसके बाद प्रूव दैट द लाइंस दिस
आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस। तो दो लाइन पेयर को इक्वली इंक्लाइंड प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या दिखाना है कि दोनों के बाइसेक्टर की इक्वेशन सेम आएगी। तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं, इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो ए कितना है 2 है, बी कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। तो 2h की वैल्यू 6 है तो h की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसके लिए क्या आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 3। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि इसके लिए भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एग्जैक्टली सेम आएगी। तो चलो देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। 2h बराबर 18 है तो h बराबर 9 हो जाएगा, और ये 3 है और ये 9 है तो 3 3 9 हो जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली दोनों के लिए बाइसेक्टर की इक्वेशन सेम आ गई। तो बस यानी कि दोनों लाइन पेयर क्या है, इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर है। तो ये पेयर ऑफ लाइंस के बारे में हम लोग ने मैक्सिमम बातें कर ली हैं, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इनफैक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही होंगी, है ना, अभी तक तो हमें ये पता रहता था कि भाई ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही थी, जब लाइंस ओरिजिन से पास नहीं करेंगी तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एंगल के केस में क्या होगा, बाइसेक्टर के केस में क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।